तो एग्रीकल्चर लैंड के अलग रेट है, सिटी के रेट अलग है, विलेज के रेट अलग है, कोस्टल एरिया के रेट अलग है, कोस्टल के सामने के रेट अलग है, और हर महंगे इलाके में एक सस्ता इलाका भी होता है। और आप इंडिविजुअल किसी आदमी के साथ जुड़ते हो तो आपको ये मालूम नहीं कि आप उस पर ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आदमी जेन्युइन है या फेक है, कैसे पता करोगे। कुछ रिसर्च किया था ऑनलाइन में, तो मैंने कहा चलो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक रेट बता दूंगा मैं। किसी ने बोला था कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, लगभग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10,000 स्क्वायर मीटर के आसपास की जगह है वो, उसमें काजू प्लांटेशन भी है और कुछ 20% एरिया में कंस्ट्रक्शन भी है। किसी का घर बीच के सामने है तो उसका पर स्क्वायर फीट रेट अलग होगा, किसी का घर अंदर की तरफ है तो उसका रेट अलग होगा। बिना देखो वक्त दिए आप एक अच्छी प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाओगे, या फिर आपके पास बेपनाह पैसा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीडिएटर कितना भी बीच में मार्जिन रख ले, कोई दिक्कत नहीं। पेपर वर्क वगैरह और एक लॉयर से कंसल्टेंट ज़रूर लेना दोस्तों, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक वीडियो की सीरीज़ बनाई थी कसिनो के ऊपर, उसमें लगभग 80 से 90 वीडियो बन चुके हैं और बीच बीच में अभी भी डलते रहते हैं। ऐसे ही फिर मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर 1-2 वीडियो बनाए, तो उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने और दिलचस्पी ली। तो मैंने कहा कि इस पर भी मैं जो भी 8, 10, 12 वीडियो, जो भी आपको यहाँ रहते हुए, मैं गोवा में रहता हूँ तो रहते हुए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ प्रॉपर्टी के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी रेट्स इन गोवा, तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी के क्या रेट्स चल रहे हैं गोवा में और कैसे आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो, उसके भी मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको इस वीडियो में। तो जैसे कि देखो, प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें गोवा में, तो प्रॉपर्टी एक वर्ड है, पर उसके अंदर फिर कई कैटेगरी आती है कि आपको प्लॉट लेना है जिसे हम लैंड कहते हैं, आपको फ्लैट लेना है, आपको विला लेना है, आपको एक इंडिपेंडेंट, एक जैसे छोटे छोटे घर होते हैं, जैसे मैं किसी एक घर में रह रहा हूँ, पीछे आपने येलो वाला घर देखा, इस टाइप का कोई घर लेना है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है कि आपको किस टाइप का घर लेना है। फिर दूसरा, प्रॉपर्टी लीज़ पे लेनी है, रेंट पे लेनी है या बाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेंगी। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। हो सकता है कि आपके अंदर जो प्रॉपर्टी को लेके जिज्ञासा हो, गोवा की प्रॉपर्टी को लेके, वो जिज्ञासा को मैं दूर करने में कामयाब रहूँ इस वीडियो के नाम पर। और हो सकता है कि आप लोग जो गोवा में शिफ्ट होने की बात कर रहे हो, तो उसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। कि तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर जब कोई चीज़ समझाने जाऊँ या डिटेल में बताऊँगा तो वो वीडियो लंबा ही होगा। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो आप कोई गोवा में शिफ्ट होने की बात कर रहे हो या सोच रहे हो या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो और अपने लिए कोई ज़मीन ले करके रखना चाहते हो, मकान लेके रखना चाहते हो या ख़रीद के यहाँ आना चाहते हो, तो देखो, गोवा में शिफ्ट होने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, सबसे पहला ऑप्शन, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गोवा में आए, आप हफ्ते 10 दिन एक होटल में रहे। उस दौरान आपने अपने लिए एक अच्छी सी लोकेशन में एक घर रेंट पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इजीली घर रेंट पे मिल जाते हैं। अगर वो रेंट पे भी सेम कंडीशन है कि अगर आप इंडिपेंडेंट मकान लोगे तो आपको वो 12-15 हज़ार से लेके 20-25 हज़ार तक मिलेगा। 2 BHK घर लोगे, जैसे ये मैं के फ्लोर में रह रहा हूँ, 14,000 रुपये मिलेगा। 1 BHK लोगे 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। सियोलिम या पोरवरिम जैसी जगहों पे फ्लैट को रेंट पे लोगे तो 25,000, 30,000, 35,000, डिपेंड करता है किस तरह की सोसाइटी में आप घर ले रहे हो। तो रेंट पे ले लिया, अब आपके पास रहने की जगह हो गई, आपने लोकेशन भी चुन ली, आपने उसी जिस लोकेशन को आपने आइडेंटिफाई किया, आपने उसी लोकेशन के अंदर आपने एक घर लेकर के रेंट पे रह रहे हो। ठीक है, साउथ गोवा हो चाहे नॉर्थ गोवा हो, वो आपने रिसर्च करके एक लोकेशन चुन ली। पहले आपने होटल में रहे, उस लोकेशन पे आपने इजीली रेंट पे जगह ढूंढ ली और रेंट पे जगह ढूंढने के बाद में आप वहाँ पे रेंट में रहने लग गए। अब रहते हुए आप अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करो। ये सबसे बेस्ट वे है जो मैं आपको एज ए फ्रेंड या एज ए जो भी आप समझो कि मेरी तरफ से एक सलाह है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपके पास एक कंफर्टेबल जोन होता है प्रॉपर्टी सर्च करने का। अब जो लोग ये काम नहीं कर सकते हैं तो उनका यहाँ पे कोई आदमी होना चाहिए जो उनके लिए इस तरह की प्रॉपर्टियाँ सर्च कर सके और उनको वर्चुअल टूर करा सके, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी के लिए बात बात पे आपका यहाँ आना पॉसिबल भी नहीं है और आपका बहुत खर्चा भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, लैंड लेना है, आपने ऑनलाइन पे सर्च वगैरह किया और आप
ये जानना चाह रहे हो मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि जो रेट वगैरह क्या है, क्योंकि ऑनलाइन या इस तरह की जो ऐड वगैरह होती है उसमें पूरे डिटेल में रेट नहीं होते हैं। तो देखो रेट की भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड के अलग रेट है, सिटी के रेट अलग है, विलेज के रेट अलग है, कोस्टल एरिया के रेट अलग है, कोस्टल के सामने के रेट अलग है, कोस्टल से 10-15 किलोमीटर अलग है, कम भी हो जाते हैं और कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। जैसे कि आसा गांव से वागेटर बीच कम से कम 8 से 10 किलोमीटर होगा और आसा गांव महंगा है, ठीक है। इसी तरह से पोरबोरिम के आसपास बीच नहीं है, पर पोरबोरिम भी महंगे इलाकों में आता है और हर महंगे इलाके में एक सस्ता इलाका भी होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे ये वाला रोड है, इस रोड पे तो अभी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, गोवा में प्रॉपर्टी इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अगर आप सोचोगे, आप कई लोग एक गलती कर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे बाकी शहरों में या स्टेट में, दिल्ली वगैरह में जगह जगह प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस होते हैं, रियल एस्टेट के ऑफिस होते हैं, तो हाँ यहाँ पे आएंगे हम और किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे और इंक्वायरी लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गोवा में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस नहीं होते, बहुत कम होते, बहुत ही कम। मतलब अभी थोड़े दिन पहले किसी का फ़ोन आया, अगर हम 100 किलोमीटर भटक लिए, हमें एक रियल एस्टेट एजेंट का ऑफिस नहीं मिला, बोर्ड नहीं दिखा। मैंने कहा यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग, इसका रीज़न मैंने अपने पिछले प्रॉपर्टी वाले वीडियो में बताया भी था, आप चाहो तो वो जा करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस वगैरह तो मिलेंगे नहीं आपको कि आप आ गए, और आप इंडिविजुअल किसी आदमी के साथ जुड़ते हो तो आपको ये मालूम नहीं कि आप उस पर ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आदमी जेन्युइन है या फेक है, कैसे पता करोगे। तो इस धोखे में मत आना कि गोवा आएंगे और प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे और वो कर लेंगे। और जो ऑनलाइन रिसर्च होती है उसमें भी आप पूरी तरह ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ऑनलाइन तो एक वर्चुअल डिस्प्ले है, उसमें किसने क्या लिखा है, कितना सच है कितना झूठ है, पता नहीं। तो प्रॉपर्टी के रेट की बात करें तो जैसे कि इधर मेन रोड वाले साइड में, अगर आप किसी मेन रोड के फ्रंट, जो मेन रोड है, यहाँ के मेन रोड भी यही होते हैं, छोटे छोटे से रोड होते हैं, 30 किलोमीटर की स्पीड होती है इन पे चलने की। तो उन जगहों पे अगर रोड के नज़दीक वाले प्लॉट लेते हो तो 20 से 25 हज़ार रुपये मीटर तक मिलते हैं। थोड़ा अंदर चले जाओगे तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये मीटर के बीच में आ जाएंगे। अगर आप फ्लैट्स या विला कॉन्सेप्ट पे जाते हो तो वो पर स्क्वायर फीट में आते हैं। तो जैसे पोरबोरिम में 3-3.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का भी रेट है। अब ये रेट स्क्वायर फीट के चेंज कैसे हो रहे हैं, क्योंकि कोई सर्कल रेट नहीं है। किसी का घर बीच के सामने है तो उसका पर स्क्वायर फीट रेट अलग होगा, किसी का घर अंदर की तरफ है तो उसका रेट अलग होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गोवा में ज़्यादातर बड़े बड़े मकान होते हैं, यहाँ छोटे मकान नहीं होते हैं, या 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख वाली प्रॉपर्टियाँ नहीं होती हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के आना, अपने बजट को भी ध्यान में रखना। यहाँ पे वो जनता फ्लैट वाले कॉन्सेप्ट नहीं कि छोटे छोटे घर ले लिए कहीं पे भी वो ले, और फिर वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर स्लम बसा होगा, वो भी बहुत कम जगहों पर ही है। गोवा आपको मालूम है कि रिच स्टेट में आता है, तो थोड़ा सा ये बातें ध्यान में रख के आना। मैंने वैसे एक छोटी सी वेबसाइट के थ्रू कुछ रिसर्च किया था ऑनलाइन में, तो मैंने कहा चलो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक रेट बता दूंगा मैं। हाँ, तो ये मैंने एक छोटा सा एक ऑनलाइन में देखा था कि कहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, तो मैंने कहा एक मोटा मोटा आपको आइडिया बता दूं। ये रेट कोई एग्जैक्ट रेट नहीं है, पर ये ऑनलाइन में उन जगहों के रेट डाले गए हैं, तो उसके आधार पे मैंने ये चुना है। ये रेट साल 1.5 साल पुराने भी हो सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि रेटों में कोई बहुत बड़ा फ्लैक्चुएशन नहीं आया है। रेट देखा जाए तो एक तरह से डाउन ही हुए हैं पूरे इंडिया में ही कोविड की वजह से। फिर भी हम कोशिश करते हैं, जैसे हम बात करते हैं अपार्टमेंट की, तो अपार्टमेंट में मैंने जैसे बताया पर स्क्वायर फीट रेट होते हैं। तो पोरबोरिम में जैसे ये डाले गए हैं कि प्राइस रेंज जो है वो 3,500 रुपये से, मतलब 3,600 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 20,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के फ्लैट या विला वगैरह आपको मिल जाएंगे पोरबोरिम में। ऐसे ही तालेगांव में 4,500, 4,500 रुपये से लेकर के 16-17 हज़ार रुपये तक स्क्वायर फीट का रेट है। डबोलिम में, एयरपोर्ट के पास पड़ता है डबोलिम में, ये साउथ गोवा में पड़ जाता है, तो 3,800 से 12,000 रुपये तक का स्क्वायर फीट का रेट है। ये स्क्वायर फीट का रेट कैसे कि जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें सेम साइज़ के 2 फ्लैट हैं, पर एक फ्लैट फ्रंट का है, एक फ्लैट बैक साइड का है, एक फ्लैट सी फेसिंग है, एक फ्लैट विदाउट सी फेसिंग है, तो उनके पर स्क्वायर फीट में फ़र्क आ जाएगा प्राइस में। और ज़्यादातर एक मुश्त प्लॉट भी होते हैं। जैसे मेरे पास किसी ने बोला था कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है
लगभग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10,000 स्क्वायर मीटर के आसपास की जगह है वो। उसमें काजू प्लांटेशन भी है और कुछ 20% एरिया में कंस्ट्रक्शन भी है, 10% एरिया में 30-35 लाख की कंस्ट्रक्शन भी है और न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो उसको अगर कोई ले करके काजू प्लांटेशन करना चाहे, कोई फार्म हाउस बनाना चाहे, और पूरी तरह वो फ्री होल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है। साउथ गोवा में है ये, पाडी साइड में, पाडी कारवार, मतलब गोवा का अंतिम छोर उस तरफ वाली साइड में। और अगर कोई प्लॉटिंग करना चाहे तो कुछ सालों बाद वो उस पर 250-300 मीटर के प्लॉट भी बेच सकता है। तो ऐसे जिन लोगों ने बेचना है या जिनके साथ तो मेरे वीडियो देख के वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, अगर आपके थ्रू कोई आए तो आप बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे रेटों को सर्च करें। तो सबसे बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया। मतलब आप मौल्लेम वाली साइड में चले जाओ, दूध सागर वाली साइड में, वहाँ पे रेट और कम होंगे। फिर जंगल में ले रहे हो, बीच भी बहुत सारे ऐसे बीच हैं जो कुछ बहुत ही पॉपुलर बीच है, एक्सपेंसिव बीच है, मतलब उनके आसपास की जगह बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ बीच ऐसे हैं जो हिडन बीच है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी के रेट वगैरह आपको सर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट वे वही है दोस्तों कि आप यहाँ पे आके खुद रहो, खुद समझो, खुद रिसर्च करो। उसमें आपको अपने दम पे सब कुछ दिखेगा। पंजिम में लेना चाहते हो तो पंजिम एक अलग, पंजिम कैपिटल है, बिल्कुल सिटी है, एक मापसा सिटी है। तो आप सिटी में रहना है, विलेज में रहना है, कोस्टल में रहना है, जंगल में रहना है, हर तरह की यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। पहाड़ों पे रहना है, जैसे ये पीछे वाले पहाड़ पे क्रिकेटर्स, एक काफ़ी एक्सपेंसिव सोसाइटी है, उसमें कई क्रिकेटर्स के घर हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रहना है। आपको आरंबोल वाली बीच साइड पे रहना है कि जो मुंबई से आना चाहें तो उसी साइड में उनको घर मिल जाए। तो जैसे मुंबई से आप गोवा में एंटर करें तो ये सब पहले ही पड़ता है। मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय, यहाँ से सावंतवाड़ी 50 किलोमीटर होगा। तो ये अलग अलग ये है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप प्राइस पे फोकस मत करो। हर प्राइस का रेट हर इलाके में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी डिमांड और सप्लाई की गेम है। पर गोवा में प्रॉपर्टी ढूंढना ईजी नहीं है, थोड़ा सा टफ काम है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि या तो आपका कोई अपना आदमी यहाँ पे हो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, जो आपको यहाँ बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन देता रहे, और फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी और फिर आप आए। या अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, 2-3 जने हो, तो एक जना कुछ महीने यहाँ रह के गया, बिना देखो वक्त दिए आप एक अच्छी प्रॉपर्टी नहीं निकाल पाओगे। या फिर आपके पास बेपना पैसा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीडिएटर कितना भी बीच में मार्जिन रख ले, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली यहाँ पे 2% का कमीशन का रेट चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, क्योंकि ऐसे कोई स्पेसिफाई फिक्स रेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रेट नहीं है, हर पार्टी का रेट है। कोई आज इस मकान के, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, कोई उस मकान के मांग रहा है 80 लाख, और 1 महीने बाद आप गए, वो कह रहा है जी अब तो मैं 90 लाख मांगूंगा। ऐसे हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात है। तो फिर कितना आप उसको कमर्शियल यूज़ कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जेब में नोट डाल के रिसर्च करके तैयार बैठे रहो। कोई प्रॉपर्टी अच्छी दिखी और तुरंत उसको डन कर दिया। पेपर वर्क वगैरह और एक लॉयर से कंसल्टेंट जरूर लेना दोस्तों, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।